हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज जानते ही हैं आप लोग कि उस आकृति को कहा जाता है जो तीन भुजाओं से घिरी होती है। जैसे ये है, ये एक त्रिभुज है क्योंकि ये तीन भुजाओं से घिरी हुई है। उसके बाद अब हम त्रिभुज का ये गुण देखेंगे कि समरूपता, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी को समरूपता कहते हैं, और सर्वांग समता, सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंसी, इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। समरूपता का मतलब होता है कि रूप समान है लेकिन आकार समान नहीं है, यानी उनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बराबर नहीं होती लेकिन देखने में एक जैसे रहते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो दोनों तो एक जैसे हैं, केवल छोटे बड़े हैं तो इनको समरूप बोला जाएगा। उसी तरह जैसे ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है लेकिन छोटे बड़े हैं, इनको हम समरूप कह सकते हैं, है ही है समरूप। और ये एक छोटा ट्रायंगल है, उससे ये एक बड़ा ट्रायंगल लिया गया है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए ये भुजा 5 है, ये 4 है, ये 7 है। इसका दूना 5 दूनी 10, 4 का दूना 4 दूनी 8, 7 का दूना 7 दूनी 14। समरूपता के लिए ये जरूरी होता है कि इनका अनुपात भुजाओं का बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये सब इसके डबल डबल हैं, या कह सकते हैं कि इसका ये आधा आधा है, 8 का आधा 4, 14 का आधा 7, इस तरीके से, यानी इनमें एक रेशियो होता है, सभी भुजाओं का सेम रेशियो रहता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी आकृतियाँ समरूप नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्ग है, वर्ग का मतलब ही हो जाता है कि ये चारों भुजाएं बराबर हैं। ये जो निशान लगा दिया जाता है ये बराबर को इंगित करता है। तो इसमें तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी 90 होते हैं वर्ग में, लेकिन आयत में चारों कोण तो 90 हैं लेकिन भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। मतलब इसका और इसका जो रेशियो निकलेगा वो इसका और इसका रेशियो नहीं निकल पाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम 5-5 सेंटीमीटर का ले लें, उसके बाद इसमें हम इसको 10 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो 5 और 10 में 5 दूनी 10, 2 गुना हो गया, लेकिन इसमें 5 है तो क्या ये 5 का दुगना इधर 10 हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ऐसी आकृतियाँ समरूप नहीं होती। अब ये एक त्रिभुज है, ये दूसरी चीज़ हो गई, ये एक सर्किल है, ये दोनों समरूप हैं, यानी इनके रूप समान है क्या? नहीं समान है, तो ये समरूप नहीं है। इनका भी रूप समान नहीं था, ये भी समरूप नहीं है। अब देखिए सर्वांगसम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त हमने ड्रा किया हुआ है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी आप मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यानी दोनों ही वृत्त हैं। वृत्त का मतलब हो गया दोनों समरूप हो गए। लेकिन अगर दोनों की त्रिज्या समान है तो दोनों की आकृति भी बराबर हो गई, यानी इनका आकार भी समान हो गया, तो इसको सर्वांगसम बोलेंगे कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं। जैसे अगर त्रिभुज के केस में देखा जाए तो ये 3 है, ये 3 है, इस त्रिभुज का ये 4 है, उस त्रिभुज का ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं समान हैं और इनमें कोण भी समान रहता है। जैसे मान लीजिए ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही रहेगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही रहेगा। 40 30 70 हो गया, ये बच्चा 110, इसको 110 डिग्री लिख दीजिए, ये 110 डिग्री। तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, इस तरीके से नहीं कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे, मतलब इस त्रिभुज का एक कोण उसके एक कोण से अवश्य बराबर रहेगा, इसका दूसरा कोण इसमें कहीं ना कहीं दूसरे कोण के बराबर बैठेगा, और ये तीसरा कोण भी किसी तीसरे कोण के बराबर रहेगा। तो इसको बोलते हैं सर्वांगसम। समरूपता का निशान देखिए कैसे लगाया जाता है, ये ऐसे, ये समरूपता का निशान है, उल्टा एस टाइप का बना रहता है। और सर्वांगसम का निशान कौन सा होता है? ये ऐसे बराबर का निशान कर देते हैं कि दोनों बराबर भी हैं, और ये समरूप का निशान भी लगा देते हैं कि मतलब इनका रूप भी समान है, इसको सर्वांगसम बोलेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि समरूप में कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर रहेंगे, और दूसरी बात होती है कि भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है।
भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। ये समरूपता के लिए है। सर्वांग सम में क्या होता है? सर्वांग सम में ये होता है कि कोण भी बराबर रहेंगे और भुजाएं भी बराबर रहेंगी। कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर। तो इसका मतलब है कि आपको इसका अंतर बहुत सही से पता हो गया होगा और होना भी चाहिए। जैसे समरूप में बताया गया कि कोण भी बराबर रहेंगे और भुजाओं का सिर्फ अनुपात बराबर रहेगा। यहाँ पे अनुपात का मतलब बटे से होता है। सर्वांग सम में कोण भी बराबर रहते हैं, भुजा की लंबाई भी बराबर रहती है। अनुपात का ये मीनिंग हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग कहें कि मान लीजिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और ये डी ई एफ। अगर कह दिया जाए कि ये दोनों सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक भुजा इसकी इस एक भुजा के बराबर रहेगी। यानी इससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि ए बी बराबर है डी ई, और ये जो बी सी वाली भुजा है बराबर रहेगी ई एफ वाली की। इसमें डबल लाइन कर दिए कि मतलब ऐसे देखने से ही पता चल जाए कि ये और ये बराबर है। इसमें सिंगल सिंगल कट लगाया है कि ताकि ये और ये भुजा बराबर है। तो लिख देंगे बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ लिख दिए। और ये तीसरा हो गया, इस पर 3 कट लगा दीजिए, ये तीसरी भुजा हो गई। अब ये देखने से ही पता चल जाएगा कि ये भुजा बराबर है। ए सी बराबर डी एफ, ये सर्वांग समता में हमको प्राप्त होता है। और ये प्राप्त होगा कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर एंगल ई के, और एंगल सी बराबर एंगल एफ के। मतलब सर्वांग सम है तो ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के जो संगत भुजाएं होती हैं, इनको संगत भुजाएं बोलते हैं। कि इसकी इधर वाली एक भुजा तो इसकी एक भुजा, फिर इसकी एक भुजा नीचे तो इसकी एक भुजा नीचे, ऐसे इधर इधर ये बराबर रहेंगी। और कोण भी आपस में बराबर रहेंगे। इसका एक कोण, इसका एक कोण, ये बराबर हो गया। इसका बी वाला और इसका ई वाला। जैसे भुजाओं में हमने सिंगल और डबल ट्रिपल किया है, उसी तरीके से कोण में भी निशान लगाते हैं। ये निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सिर्फ देखने से ही कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर हुआ है। अब इसको देख के भी कोई बता देगा कि ए वाला डी के बराबर है, बी वाला ई के बराबर है, सी वाला एफ के बराबर है, क्योंकि इसमें भी 3 निशान, इसमें भी 3 निशान, इसमें एक निशान, इसमें एक निशान। इस तरीके से ये हमने लिख दिया है। और समरूपता में क्या होता है? समरूपता में मान लीजिए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने बनाया 2। अब कहा जाए कि ये दोनों समरूप हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? ए बी सी और ये डी ई एफ, ये डी इस बिंदु का नाम है। अगर ये दोनों सिर्फ समरूप है तो इससे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? एक तो ये ए और डी बराबर रहेगा, यानी कोण बराबर रहते हैं। ए और डी बराबर, कामा ई और बी बराबर, एफ और सी बराबर। अब इस पे वही कर देते हैं, इधर डबल, इधर डबल, इधर ट्रिपल, इधर ट्रिपल। समरूप रहने से ये मीनिंग है कि कोण बराबर रहेंगे, संगत कोण ये बराबर। और भुजाओं का क्या है? भुजाओं में बताया गया है कि अनुपात बराबर होते हैं। तो अनुपात का ये मीनिंग है कि ए बी अपान डी ई बराबर रहेगा ए सी अपान डी एफ, बराबर रहेगा बी सी अपान ई एफ।
ये, तो इसमें आपको ये एक निचोड़ निकल के आता है। बहुत प्यारा सा इसमें डिफरेंस है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सर्वांगसम के केस में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें बटा नहीं रहेगा, यानी अनुपात नहीं रहेगा। और इसमें समरूप के केस में एंगल तो बराबर रहेंगे, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं रहती, बल्कि उनका अनुपात बराबर रहता है। अनुपात का मतलब होता है कि इनका बटा सेम आएगा, यानी इतने बटे इतना निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आंसर इतना बटे इतना का भी आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें नंबरिंग ही करना चाहें कि ये 3 है, ये 2 है, ये 3 2 5, ये 4 है। अब उसी तरह अगर इसमें हम ले लें, इसका कोई ना कोई इसमें रेशियो लगाना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे मान लीजिए इसका हमने 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना 3 त्रिक का 9, तो जाहिर सी बात है इसका भी 3 गुना ही लिखना पड़ेगा। 2 तिहाई 6, और इस 4 का भी 3 गुना 4 तिहाई 12। इस तरीके का त्रिभुज ही समरूप होता है। इसमें इनका अनुपात बराबर है, 3 एकन्नम 3 त्रिक का 9, यानी कि 1 और 3 का अनुपात इनमें चल रहा है, 1 और 3 का, 4 एकन्नम 4 तिहाई 12। तो ये अनुपात बराबर होते हैं, लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं।